सब्सक्राइब कीजिए एसएम एजुकेशन को एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्ते, मैं सुलता महाराणा, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे एमएस प्रेमचंद की कहानियाँ, प्रेमचंद के विषय में, जिसमें है स्त्री जीवन और प्रेमचंद। आरंभ करते हैं। परिचय। एक रचनाकार के रूप में प्रेमचंद ने भारतीय समाज में व्याप्त स्त्रियों, किसानों, दलित समाज तथा सांप्रदायिकता आदि जैसे गंभीर विषयों पर अत्यधिक गहराई से विचार किया है। प्रेमचंद स्वाधीनता के अर्थ को उसकी पूर्णता के रूप में ग्रहण करने वाले विशिष्ट रचनाकार थे। इसीलिए उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, जातिगत रूढ़ियों के कारण विद्यमान सामाजिक विषमता को बढ़ावा देने वाली दृष्टियों तथा वैचारिकता का पुरजोर खंडन किया है। प्रेमचंद ऐसे एकमात्र लेखक व चिंतक सिद्ध होते हैं जिन्होंने अपने समय के समाज में व्याप्त समस्याओं पर लेखनी चलाकर भविष्य के विषय में व्यक्त की जाने वाली संभावनाओं को वास्तविकता की कसौटी पर कसा था और इसीलिए उनकी उस समय इन विषयों पर लिखी गई बातें काफ़ी सीमा तक सत्य प्रतीत हो रही है। अध्याय का विहंगावलोकन देखते हैं। स्त्री शिक्षा का प्रश्न और प्रेमचंद। किसी भी समाज और परिवार के अंकन में यदि नारी की स्थिति का अंकन न किया जाए तो वह अधूरा ही होगा। प्रेमचंद युग में नारी की स्थिति में सुधार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा था। भारतीय पुनर्जागरण के दौर में इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। प्रेमचंद के पूर्ववर्ती उपन्यासकारों ने भी नारी की स्थिति में सुधार व विशेष बल दिया, लेकिन नारी के लिए परंपरागत आदर्श, आचार संहिता का किसी ने भी विरोध नहीं किया। वे सभी लगभग नारी के आदर्श रूप के ही समर्थक थे। वास्तव में युग में नारी की स्थिति शोचनीय थी। वह एक प्रकार से दास्ता का जीवन रखा जाता था। संपत्ति में कई हिस्से नहीं वो स्वतंत्र थी। इस प्रकार पुरुष ही उसका संरक्षक था। स्त्री का आदर्श रूप घर में आदर्श माँ, आदर्श बहन, आदर्श पत्नी आदि के रूप में था और घर से बाहर मात्र वेश्या का दहेज की कुप्रथा अपने जोरों पर थी। जो माता पिता तो अपनी कन्या का विवाह तिल दहेज की व्यवस्था कर इस प्रकार से देते थे, लेकिन जो असमर्थ थे वे अपनी पुत्री का विवाह अधेड़, बूढ़े, अयोग्य पात्र से कर देते थे, जो कि आप से बहुत ही गंभीर समस्या थी। प्रेमचंद ने अपने उपनिषदन एवं निर्मला में इसी अनमेल विवाह को, मजबूरियों और परिणामों को बखूबी चित्रित कर समाज की इस गंभीर समस्या का मार्मिक एवं यथार्थ अंकन किया है। ऐसा नहीं है कि समर्थ परिवार में नारी सुखी थी। समर्थ परिवार में भी वो बंधनों से बंधी हुई विवश थी। रंगभूमि की हिंदू की विवश स्थिति से इनका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। विधवाओं का जीवन तो और भी नारकीय था। गबन में विधवा रतन की दुर्दशा इसी अमानवीयता का बखान करती है। अतः इस युग में नारी दास्ता
अमानवीय जंजीरों से जकड़ी हुई थी। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में नारी की इस बेचैनी का मार्मिक अंकन तो किया है, लेकिन कहीं भी दास्तां की इन बेड़ियों को तोड़ने का साहस उनमें नहीं आ पाता है। वस्तुतः प्रेमचंद के हृदय में जहाँ नारी की इस स्थिति के विषय में संवेदना एवं करुणा है, वहीं नारी के आदर्श रूप के प्रति उनका मोह भी है, जिसे वे अपने आंतरिक अंतर्दाय है, जो कि उनके उपन्यासों में नारी पात्रों में स्पष्ट झलकता है। सभी प्रारंभ में विद्रोहिणी प्रकृति की होने के बावजूद भी अंत में उन्हीं परंपरागत आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाती है, से ही विशेष रूप से नारी के लिए गढ़ दिए गए हैं। इस नारी पात्र का प्रारंभ में विद्रोह रूप प्रेमचंद के तदयुगीन नारी की शोचनीय स्थिति के प्रति असंतोष के भावों को घोषित करता है। इस चरित्र के अंकन के साथ साथ इन्होंने अपने इस वैचारिक सिद्धांतों को साकार रूप देने का भी प्रयास किया। उन्होंने स्वयं बाल विधवा शिव रानी से विवाह किया और इस युग में लोगों के सामने एक मिसाल रखी, जो यह दिखाती है कि वे नारी की स्थिति में सुधार के प्रबल इच्छुक थे। अपने आगे के उपन्यास गोदान में तो उन्होंने सिलिया और माता दिन के विवाह का रूपक डालकर अंतर्जातीय विवाह का भी मार्ग प्रशस्त किया है। हालांकि यह सैद्धांतिक ही रहा। प्रेमचंद ने स्त्री की स्वतंत्रता के साथ इस बात पर भी जोर दिया कि पुरुष धन कमाने और शिक्षा के कारण स्त्री को हेय समझता है और स्त्री भी शिक्षा प्राप्त कर सकती है, उसे भी अपने बारे में सोचने का अधिकार है। तो इस तरह से प्रेमचंद जी जो नारी शिक्षा पर बहुत ही ध्यान दे रहे थे। हाँ, स्त्री के अधिकार का प्रश्न और प्रेमचंद समाज में व्याप्त पुरुष और महिलाओं की असमानता के सदा रहे तथा वह इस तथ्य से भी भलीभांति अवगत थे कि जिस समाज में स्त्री व पुरुष के मध्य असमानता विद्यमान रहेगी, वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकेगा। प्रेमचंद क्योंकि एक जागरूक रचनाकार हैं, अतः उन्होंने फरवरी 1931 में लिखे नारी जाति के अधिकार नामक लेख में नारी को भी पुरुष के समान अधिकार देकर उन्हें राष्ट्रीय प्रगति बनाने के वक्तव्य को स्पष्ट किया है। और इसी लेख में प्रेमचंद स्त्रियों के अंदर इस प्रकार से कुछ उपाय बता। पहला उपाय, पिता की संपत्ति पर पुत्र व पुत्रियों को समान अधिकार प्रदान करना। दूसरा, एक पत्नी के जीवित रहने पर उसके जीवन पर पुरुष दूसरा विवाह न कर सके। तीसरा, तलाक के लिए कानून बनाया जाए जिस पर स्त्री पुरुष दोनों के समान अधिकार हो। चौथा, पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का समान अधिकार हो। पांचवा, तलाक के समय स्त्री पुरुष की आधी संपत्ति की अधिकारिणी बने आदि। प्रेमचंद नारी स्वतंत्रता के पक्षधर थे और वो उसे पुरुष के समान ही अधिकारिणी समझते थे, लेकिन नारी की यह स्वतंत्रता पाश्चात्य अनुकरण पर न होकर भारतीय आदर्शों के अनुकूल होनी चाहिए। प्रेमचंद यूरोपीय नारी की उत्शृंखलता के पक्षधर नहीं थे। भारतीय नारी के आदर्श के समक्ष उसे हीन मानते हैं। अमर क्षत्रियों के जौहर की चर्चा करते हुए कहता है, उन देवियों को आग में जल मरना मंजूर था ताकि परपुरुष की निगाह भी उन पर न पड़े, अपने नाम पर मर मिटते थे। हमारी देवियों का यही आदर्श था। आज यूरोपियों का क्या आदर्श है? जर्मन सिपाही फ्रांस पर चढ़ाए और पुरुषों से गांव खाली हो गए।
फ्रांस की नारियां जर्मन सैनिकों और नायकों से ही प्रेम क्रीड़ा करने लगे। प्रेमचंद के विचार स्त्री के संबंध में अत्यधिक स्पष्ट तथा क्रांतिकारी माने जाते हैं। तत्कालीन स्त्री आंदोलन का प्रभाव भी प्रेमचंद पर गोदान में जागरूक स्त्रियों की मीटिंग में होने वाले भाषण के रूप में परिलक्षित होता है। विधवाओं की स्थिति, विधवा विवाह का प्रश्न और प्रेमचंद के समय भारतीय समाज में विधवा नारी की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। स्त्री होने के साथ ही विधवा होने का अभिशाप एक स्त्री को दोहरे स्तर पर झेलना पड़ता है। स्त्री के विधवा होते ही सभ्य कहलाने वाले इस समाज के घातक व्यंग्यवाण विधवा स्त्री का हृदय छलनी है। युवावस्था में ही विधवा होने वाली स्त्रियों के प्रति आज समाज सहानुभूति तो रखता है, लेकिन व्यवहार सहानुभूति से युक्त नहीं करता है। युवा विधवा स्त्री को आज भी समाज संदेहपूर्ण दृष्टि से देखता है और समाज के कामी पुरुषों से अपना शिकार बनाने के लिए सदैव ललायित रहते हैं। से संबंधित अपनी बेजोड़ विचार दृष्टि का परिचय प्रेमचंद ने जुलाई 1933 में लिखी अभागिनी विधवा नामक टिप्पणी के माध्यम से किया है, जिसमें अपने जीवन का अंत करने के लिए उदात एक बाल विधवा के माध्यम से वे समाज द्वारा विधवाओं के साथ किए जाने वाले अन्याय को रेखांकित करते हैं तथा हिंदू समाज के पतन का मुख्य कारण भी किसी सीमा तक विधवाओं की दुर्दशा ही मानते हैं। इसी समय पास हुए शारदा बिल का समर्थन करते हुए प्रेमचंद विधवाओं की स्थिति को सुधारने हेतु समाज के लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने की हिमायती बनकर उभरते हैं। वरदान, निर्मला तथा गबन जैसी रचनाओं में आई हुई विधवा नारियों के प्रति अपनी सहृदयता तथा समझ का परिचय देते हुए प्रेमचंद इस विधवाओं के जीवन का अत्यंत मार्मिक चित्रण करते हुए समाज की सहानुभूति इन विधवाओं के प्रति जुड़ते हैं। पति के मरते ही यह समाज स्त्री को निम्न स्थिति का बना देता है और उसकी संपत्ति जताकर उसे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर देता है। गबन तथा बेटों वाली विधवा जैसी रचनाएं इसका सशक्त प्रमाण है। इसलिए पति की संपत्ति पर पत्नी के पूरे अधिकार संबंधी शारदा बिल के प्रस्ताव का समर्थन प्रेमचंद ने पूर्ण रूप से किया था। विधवा मां पर किए जाने वाले अन्याय को कानून का नाम देकर षड्यंत्र करने वाले बेटों की करनी का पर्दाफाश भी प्रेमचंद बेटों वाली विधवा नामक कहानी के माध्यम से करते हैं। स्वामिनी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद इस तथ्य को उजागर करते हैं कि समाज में अछूत तथा निम्न श्रेणी के माने जाने वाले लोगों के बीच रहने वाली विधवाओं की स्थिति स्वर्ण या सभ्य समाज में रहने वाली विधवाओं की अपेक्षा अधिक बेहतर है। और आधार नामक कहानी के नायिका अनुपा के प्रति जो आधार कहानी की नायिका अनुपा है, पति के मृत्यु के बाद ससुराल में मिलने वाली प्रेम और स्नेह के कारण अन्यत्र विवाह करने की बात को स्वीकार नहीं करती है। इन रचनाओं के माध्यम से प्रेमचंद विधवाओं के सकारात्मक उत्तर के साथ उपस्थित दर्ज करते हैं, जबकि धिक्कार नामक कहानी की नायिका मानी विधवा है। वह अपनी चचेरी बहन के विवाह के दिन उसे दुल्हन के रूप में देखने की उत्सुकता में चाची के घर जाने मात्र से ही चाची उसे धिक्कारते हुए घर से निकालने का आदेश देती है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद के उस खोखलेपन को उजागर करते हैं जो एक 16-17 वर्ष की लड़की मानी के
हंसने खेलने की उम्र में विधवा जीवन के धिक्कार को तथा अपमान को सहती हैं। उसका जीवन बाल विधवा के रूप में दुभर हो जाता है। प्रतिज्ञा की विधवा नायिका पूर्णा युवावस्था में ही विधवा हो जाती है और अपने आश्रयदाता के पुत्र कमला प्रसाद की वासनामय दृष्टि से स्वयं को अनेक प्रयासों से बचा पाती है। प्रेमचंद यहाँ समाज के उस मानसिकता को उजागर करते हैं जिसमें वह विधवा को शांतिपूर्वक जीवन जीने भी नहीं देते और युवा विधवा के पुनर्विवाह में भी बाधा उत्पन्न करता है। प्रेमचंद स्त्री की इतनी व्यथा से भलीभांति परिचित थे और इसीलिए वे विधवा विवाह के प्रबल पक्षधर भी थे। प्रतिज्ञा की नायिका मानी के पुनर्विवाह के लिए वनिताश्रम के संस्थापक अमृत राय इसके लिए प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। नाग पूजा कहानी में भी प्रेमचंद समाज के अत्यधिक विरोध के बावजूद भी विधवा तिलोत्तमा का पुनर्विवाह करते हुए दिखाते हैं। पीके पुनर्विवाह प्रेमचंद के लिए विधवा नारी के पुनः संस्कार के साथ ही समाज सुधार की एक क्रियात्मक प्रक्रिया भी थी। महात्मा गांधी जी भी विधवा विवाह के समर्थक थे और वे विधवाओं को उनके वैधव्य के अभिशाप से मुक्त करने के लिए बिना हिचक के विधवाओं को पुनर्निर्वाह के लिए सहमत होने का भी समर्थन करते हुए दिखते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में विधवा की समस्या अत्यंत गंभीर है। इसलिए प्रेमचंद विधवा के अंतर्गत इसी भारतीय समाज की समीक्षा के अंतर्गत हिंदू समाज का चयन करते हुए आजीवन इसी समाज को खोरी खोटी कहकर उसे सही मार्ग पर लाने की महत्वपूर्ण कोशिश करते प्रतीत होते हैं। तलाक का प्रश्न और प्रेमचंद। तो यहाँ पर तलाक का प्रश्न और प्रेमचंद देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि तलाक को भारत में विद्यमान नहीं थे, किंतु फिर भी प्राचीन समय से विवाह के बाद पत्नी को जाने की प्रथा यहाँ पर विद्यमान थे, जिसकी पृष्ठभूमि में कोई भी मिथ्या, उल्टा, भ्रष्टा, वांछ या कुरूप आदि बताकर घर से निकाल दिया जाता था। इस प्रकार की प्रथा गांव में अभी भी जारी है, जहां बिना अदालत या कानूनी कार्रवाई के स्त्री को घर से निकाल दिया जाता है और वे बेसहारा होकर दर दर की ठोकरें खाती रहती हैं। इसी कारण शिक्षा के प्रसार के बाद भारत में भी तलाक जैसे नियमों को लाया गया, ताकि पुरुष की लंपटता पर लगाम कसने के साथ ही परित्यक्त स्त्री के समर्थन मिल सके। प्रेमचंद युग तलाक बिल का प्रत्यक्षदर्शी रहा है, अतः प्रेमचंद जैसे गंभीर रचनाकार के लिए यह विषय भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा था और उन्होंने इसकी गंभीरता पर विचार करते हुए फरवरी 1931 में लिखे अपने लेख नारी जाति के अधिकार में स्त्री पुरुष को असमान मानने वाली मानसिकता पर खेद प्रकट करते हुए तलाक के नियम को स्त्री पुरुष दोनों पर ही समान रूप से लागू करते हुए तलाक के समय पुरुष की आधी संपत्ति पर स्त्री के अधिकार के बाद भी अभिव्यक्त की थी। सर हरि सिंह गौड़ का तलाक बिल नामक टिप्पणी के आधार पर स्त्री पुरुष के मध्य तलाक के विषय पर तीक्ष्ण विवेचन करते हुए प्रेमचंद ने यह माना है कि यदि पुरुष में स्त्री के अधिक बुराइयां भी होती है तो भी वो घर से बाहर नहीं निकाला जाता है, लेकिन यही पुरुष स्त्री को अनेक लांछन लगाकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। इस बिल के आने से पुरुष की यह एक तरफा नीति अब नहीं चल सकेगी। इसका उदाहरण उन्होंने गोदान में राय साहब की बेटी मीनाक्षी के माध्यम से दिया है, जो अपने पति के दुराचरण के वजह से उसे तलाक लेती है तथा गुजारे के लिए दावा भी ठोक देती है, जबकि उसे गुजारे की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ प्रेमचंद ने स्त्री की मानसिकता में आने वाले परिवर्तन को रेखांकित किया है, जो तलाक बिल के कानून का आश्रय लेकर पति के अत्याचार में वो उसके दुराचरण से समाज का परवाह किए बिना स्वतंत्र होने का साहस दिखाते हैं। प्रेमचंद
यद्यपि स्त्री पर होने वाले अत्याचारों को देखकर तलाक बिल का समर्थन तो करते हैं, किंतु वे इस बात पर अत्यधिक बल देते हैं कि विवाह का रिश्ता जीवन पर्यंत बना रहे, जिसके लिए स्त्री पुरुष के मध्य आदर्श का होना आवश्यक है, तथा जब दोनों साथ मिलकर गृहस्थी के भार को वहन करने की मानसिकता को रखेंगे तभी विवाह सार्थक सिद्ध होगा और तलाक के मामलों में भी कमी आएगी। हमारे समाज में गृहस्थी के भार का पूरा दायित्व पुरुष स्त्री पर डाल देते हैं तथा उस पर तरह तरह के अत्याचार भी करते हैं। इसी कारण स्त्रियां आज तलाक की मांग करने लगी है। कर्मभूमि में भी सुखदा और नैना की आपसी बातचीत में तलाक बिल की प्रासंगिकता उजागर होती है और प्रेमचंद इस कथन को गोदान में मीनाक्षी द्वारा लिए गए तलाक को आधार बनाकर प्रस्तुत करते हैं। आगे चलकर कर्मभूमि की नायिका सुखदा अपने दुख के बाद भी बंधन में रहना सुखकर बताती है तथा प्रेमचंद अंत में उसके पति अमर को उसके जीवन में वापस लौटता हुआ देखते हैं और सुखदा पुनः तलाक का विचार त्याग कर गृहस्थ आश्रम के बंधनों की सार्थकता बन जाती है। तो पूरा दायित्व पुरुष स्त्री पर डालता है, यह हमने पहले पढ़ा, और तरह तरह के लांछन अत्याचार भी स्त्री के ऊपर लगाता है। तो कर्मभूमि सुखदा का और नैना का आपस से बातचीत भी हमने जाना, और ये सब सहकर भी स्त्री आज तलाक की मांग करती है। लेकिन कहीं कहीं देखा कि जैसे कर्मभूमि में सुखदा ने बंधन में रहकर सुख कर बताती है और पुनः सुखदा पुनः तलाक का विचार त्याग कर गृहस्थ आश्रम के बंधनों के समर्थक बन जाते हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर तलाक भी मांगते हैं और पुनः उसे तलाक को छोड़कर गृहस्थ जीवन बनाने के लिए भी नारियां समर्थ करती है। यह प्रेमचंद की उस मानसिकता का प्रतीक है जिसमें वे विषय परिस्थितियों में स्त्री को तलाक लेने का समर्थन तो करते हैं, लेकिन यदि स्त्री पुरुष के मध्य विश्वास तथा प्रेम की भावना पुनः उत्पन्न हो जाती है तो तलाक की स्थिति से बचाव किया जा सकता है। क्योंकि प्रेमचंद सुहाग का सब नामक कहानी के आधार पर मनुष्य के लिए विवाह जैसी संवेदनशील रिश्ते का टूटना सुखद नहीं मानते हैं, क्योंकि विवाह मात्र एक सामाजिक आर्थिक समझौता न होकर आत्मिक समझौता भी होता है और इसे तोड़ना आने वाली पीढ़ियों के हित में नहीं माना जा सकता। क्योंकि जिन दंपतियों की संतान भी होती है उनका जीवन अधर में पड़ जाता है और वे एक प्रकार की गहरी सामाजिक तथा मानसिक यातना की अवस्था से गुजरते हैं, जिसका उदाहरण मनु भंडारी का चर्चित उपन्यास आपकी बेटी है। मनु भंडारी के समय से 3 दशक पूर्व ही प्रेमचंद तलाक की उपयोगिता के साथ ही इसके कारण होने वाले विपरीत प्रभाव की सही समीक्षा करते हुए इंद्रनाथ मदान को लिखे गए पत्र में विवाह को भी एक प्रकार का समझौता व समर्पण मानने की बात कहते हैं। किंतु जब पति पत्नी के मध्य अनावश्यक तनाव अत्यधिक सीमा तक बढ़ जाता है तो कुछ मामलों में तलाक लेना आवश्यक हो जाता है। किंतु प्रेमचंद पति पत्नी के मध्य विश्वास के तत्व के विद्यमान होने का बात कहकर परिवार को आपसी प्रेम की छांव में फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं। स्त्रियों से जुड़ी अन्य समस्याएं और प्रेमचंद क्योंकि स्त्रियों के क्रय विक्रयों को लेकर अत्यंत दुखी रहते थे और इसलिए अपनी रचनाओं में उन्होंने वेश्या समस्या के प्रश्न को अत्यधिक गंभीरता से उठाया है। वेश्या नामक कहानी
में वेश्यावृत्ति को अपनाने के लिए बाध्य होना या करने की पृष्ठभूमि में पुरुष तथा उसकी काम तृप्ति की भूमिका को ही मानते हैं। वेश्या कहानी की नायिका भी इस बात को स्वीकार करते कि नारी कभी भी स्वेच्छा से या पैसों की जरूरत के लिए इस कार्य में लिप्त नहीं होती है। वो तो निराश्रय और आधारहीन होने की स्थिति में मजबूरी से इस व्यवसाय को अपनाते हैं। आधारहीनता की स्थिति के साथ ही पुरुष वर्ग की वासनात्मक दुष्ट स्त्रियों को जीविकोपार्जन के लिए इस पंख में लाभ टपकती है। वेश्या कहानी की नायिका सामंती समाज की निर्लजता तथा उसके पुरुषों की हीन मानसिकता को उजागर करते हुए वेश्याओं की व्यवस्था को भी उजागर करती है। यह समाज एक और तो नारी की दुरावस्था से भी अपनी काम वासना की पूर्ति करता है और फिर अत्यधिक निर्ममता के साथ उसके माथे पर पतिता का कलंक लगाकर उसे दुरावस्था में मरते देखकर तृप्ति पाता है। तो कलंक लगाकर उसे उसी दुरावस्था में मरते देखकर तृप्ति पाता है। उसे वेश्या होने के कारण समाज में तथा लोगों के मध्य समाजजनक दृष्टि से नहीं देखा जाता और मंदिर आदि जैसे धार्मिक स्थानों पर भी उनका प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। इसका उदाहरण सेवा सदन की नायिका सुमन है, जो एक बार अत्यधिक क्रोध में आकर सदन से अपनी व्यथा भी कहती हैं। सेवा सदन में आई हुई वेश्याओं की मुक्ति हेतु प्रेमचंद ने यद्यपि कई उपाय सुझाए भी है, किंतु फिर भी कुछ ऐतिहासिक सीमा उनके मार्ग में बाधक थी। प्रेमचंद का यह स्पष्ट रूप से मानना था कि नारी की स्वाधीनता देश में एक स्वाधीन जनतंत्र के स्थापित हुए बिना नहीं हो सकता है और प्रेमचंद वेश्या जीवन की समस्याओं को अपनी रचनाओं में उठाते हुए भारतीय व्यवस्था की कटु आलोचना भी करते हैं। इसके साथ ही वे उस समाज के प्रति घृणा भी उत्पन्न करते हैं जो वेश्या को जन्म देता है। अतः प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य में वे सर्वप्रथम ऐसे रचनाकार हैं जो स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार पर कड़ा विरोध करते हैं। तो इस प्रकार हमने जानवन और प्रेमचंद, तो प्रेमचंद का परिचय लिया हमने, स्त्री जीवन और प्रेमचंद से क्या संबंध ये देखा। फिर हमने स्त्रियों का अधिकार और विधवाओं की स्थिति, विधवा विवाह, उसके बाद हमने देखा कि तलाक का प्रश्न और प्रेमचंद के विषय में स्त्रियों से जुड़ी जो समस्या है, जो वेश्या धंधा करती है, उसके बारे में। तो ये सब प्रेमचंद ने सबको रोकने के लिए नारी स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ लिखा है। तो हमने इस तरह से जाना। ये आप सुन लेंगे तो अपने मन से भी इसे लिख सकते हैं। तो आप ज़रूर इसे सुनिए, याद कीजिए और ध्यान लेकर सुनिए, जिससे आपको याद रह जाएगा और अपने मन से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। प्रेमचंद के स्त्री संबंधी दृष्टिकोणों को स्पष्ट कीजिए। तो स्त्री संबंधी दृष्टिकोण तो आपको सब लिखना है इसमें। फिर प्रश्न हो सकता है, प्रेमचंद ने तलाक के संबंध में जो दृष्टिकोण प्रकट किया है उसका मूल्यांकन कीजिए। और प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, इस इकाई के आधार पर उन बिंदुओं की पड़ताल कीजिए जिनके आधार पर प्रेमचंद स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं। और कुछ ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं, प्रेमचंद के द्वारा स्त्री शिक्षा की महत्ता के विचारधारा पर प्रकाश डालिए। और भी प्रश्न हैं, विधवाओं की दशा, उनके पुनर्विवाह के बारे में प्रेमचंद के विचारों की समीक्षा कीजिए। फिर और प्रश्न हो सकते हैं, अपनी रचनाओं के आधार पर प्रेमचंद ने स्त्रियों से जुड़ी किन किन समस्याओं को उठाया है। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। तो स्त्री जीवन और प्रेमचंद आप हर एक कड़ी को थोड़ी थोड़ी पढ़ लीजिए, उसे याद रखिए और परीक्षा में आने से अपने आप याद करके आप खुद ही उसे अपने अच्छे ढंग से अच्छे शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते हैं। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। और आप सबका जो कमेंट्स आता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। किसी देवी ने लिखा था वेरी नाइस, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो कमेंट्स करने से मुझे प्रेरणा मिलती कि मैं और आगे जाऊँ और उसे करूँ।
तो आप इस तरह से मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे प्रेरणा मिले कि मैं बहुत आगे जा सकती हूँ। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।